हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मैं इंजीनियर जयप्रकाश यादव आप लोग के अपने यूट्यूब चैनल मैथ इजी पे हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं आज फिर से एक नया चैप्टर लेकर के आया हूं जिसको मौर्योत्तर गुप्तोत्तर काल कहते हैं, क्योंकि ये क्या है, गुप्त के बाद आया है। ठीक है, जब गुप्त डायनेस्टी यानी गुप्त वंश जब है पूरी तरह से ध्वस्त हो गया, खत्म हो गया, पतन हो गया, उसके बाद गुप्तोत्तर काल आया। ठीक है, तो आज हम इसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी हम आपको देंगे। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों में ताकि ये वीडियो आपके दोस्तों तक भी पहुँचे। आज भी मैं एक ऐसी ही कोशिश करूंगा ताकि एक बाई वन करके क्या करेंगे, सारी चीज़ों को हम आपको समझा करके दे देंगे, तो आपको बुक को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप वीडियो अच्छे से देख रहे हो तो ज़रूर से ज़रूर आपको यहाँ से बहुत सारी जानकारियाँ मिलेंगी। अगर आपको कोई मेरे वीडियो से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, तो आप कमेंट में लिख सकते हैं कि नहीं ये परेशानी है, मैं उसको फिर से क्या करूँगा, अच्छा करके नए वीडियो में वो गलती नहीं करूँगा। और अगर आपको नहीं अच्छा कुछ भी लगे तो भी आप कमेंट में लिखें कि नहीं ये चीज़ें अच्छी है, ऐसे सारी चीज़ें जो भी आपको समझ में आए आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख सकते हैं। तो चलिए टाइम वेस्ट ना करें, आज का लेक्चर यहीं से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो गुप्तोत्तर काल आया है वो कब आया, याद रख लेना। ये जब गुप्त डायनेस्टी खत्म हुई यानी हमारा गुप्त वंश खत्म हो गया, उसका पतन हो गया, तो उसके बाद गुप्तोत्तर काल आया। ठीक है, यानी कि गुप्त वंश के खत्म होने के बाद एक नया वंश चालू हुआ, एक नया काल चालू हुआ, यानी उसके बाद के जो ईरा है उसको बोलते हैं गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इसको दो अन्य नामों से और जाना जाता है, परवर्ती गुप्त या उत्तरवर्ती गुप्त। ठीक है, यानी परवर्ती गुप्त काल भी इसको बोलते हैं और उत्तर गुप्त काल भी इसे बोलते हैं, और गुप्तोत्तर काल तो बोलते ही बोलते हैं, यानी तीन नाम है इसका। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं। इसके बाद कह रहा है कि 5 शक्तिशाली राजवंशों का उदय हुआ जब गुप्त काल खत्म हो गया। तो अब देखो एक साथ क्या हो रहा है, 5 शक्तिशाली राजवंश का क्या हो गया, स्थापना हुआ, यानी 5 राजवंश क्या हुए, पैदा हुए, जनरेट हुए। ठीक है, उनमें से सबसे पहले देखा जाएगा, सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्या, पहला हूण राजवंश, याद रख लेना, पहला हूण राजवंश पढ़ेंगे, फिर मौखरी राजवंश पढ़ेंगे, ठीक, और फिर मैत्रक राजवंश पढ़ेंगे, फिर पुष्यभूति राजवंश पढ़ेंगे, फिर गौड़ राजवंश पढ़ेंगे, और ये गुप्तोत्तर काल क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यानी गुप्त के उत्तर वाली जो काल है इतने में खत्म हो जाएगी। ठीक है, फिर हम पढ़ेंगे क्या, जो उत्तर के जनपद हैं उनका उदय होता है। ठीक है, कुछ इतिहास उत्तर में भी हुआ है, जैसे जम्मू कश्मीर के बारे में भी हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जिक्र करेंगे उसका। सबसे पहले ये देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम हूण राजवंश के बारे में देखेंगे, यानी कि जो गुप्तोत्तर काल है उसमें 5 शक्तिशाली राज्य क्या हुआ, इस्टेब्लिश हुआ। ठीक है, राजवंश इस्टेब्लिश हुए। ठीक, देखो पहला हूण राजवंश, कारण इसके संस्थापक तोरणमल थे। क्या थे, तोरमाड़ थे। ठीक है, तोरमाड़ थे, सबसे शक्तिशाली शासक भी यही था। ठीक, अब चलिए ये कह रहा है मध्य एशिया की सामान्य जनजातियां थी। ये क्या थी, ये एशिया, याद रख लेना, एशिया बहुत बड़ा है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट आता है ये। ठीक है, सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट के बारे में बात करेंगे तो एशिया। कह रहा है एशिया की कुछ जनजातियां थी जो एशिया के मध्य में क्या करती थी, बिलोंग करती थी। वो भारत में क्या करती है, आक्रमण करती है भारत के ऊपर, और वो भी कुछ राज्य क्या कर लेते हैं, जीत लेते हैं। याद रख लेना, हूण जो राजवंश थे ये गुप्त काल में भी क्या हुए थे, जो गुप्त काल थे। ठीक है, गुप्त काल में भी ये लोग अटैक किया था, आक्रमण किया था। ठीक है, लेकिन वहां पे विजय इनको नहीं मिली, ये हार गए। ठीक है, पराजित हो जाते हैं, लेकिन ये इंडिया से भागते नहीं हैं, ये भारत में ही रह जाते हैं। ठीक है, भारत के कहीं कोने में छिपे रहते हैं या कहीं रुके रहते हैं। इनको सिर्फ मौके की तलाश होती है कि ये जब कभी भी ये सब डायनेस्टी खत्म होगी तो हम आ जाएंगे, क्योंकि ये एक बार गुप्त साम्राज्य में भी ये आप क्या किए थे, आक्रमण किए थे। ठीक है, वहां पर क्या हो जाते हैं, ये लोग हार जाते हैं। कौन, हूण वाले। ठीक, तो ये हमारे इंडिया में ही रुके रहते हैं, वेट करते हैं, इंतजार करते हैं किसका, मौके का, कि जब हमको मौका मिलेगा, सही टाइम आएगा, हम फिर से अटैक करके इंडिया पे क्या करेंगे, राज करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। हूणों ने, देखो लिखा है, हूणों ने गुप्त काल में भी क्या किया था, आक्रमण किया, लेकिन सफल नहीं हो सके। ठीक, आगे इनकी जो राजधानी है वो सियालकोट है, याद रख लेना, कौन, सियालकोट, जो अभी पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में है। ठीक है, पहले तो भाई
पाकिस्तान इंडिया बना नहीं था, ये तो बाद में आकर के बना, ठीक। तो कह रहा है उस समय इनकी राजधानी क्या थी, सियालकोट थी। कहाँ पे है ये फिलहाल, अगर करेंट टाइम में अगर बात किया जाए तो ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है, ठीक। दूसरी बात कह रहा है कि ये तो सबसे जबरदस्त था, शक्तिशाली राजा था, ठीक है। मिहिर कुल जो था वो इसके बाद आया मिहिर कुल शासक, ठीक है। ये क्या किया, संस्कृत संपन्न शासक बनाया, यानी ये अपने कल्चर को भी क्या करता था, फॉलो करता था। ये बहुत विध्वंस टाइप का था, ठीक है। मारपीट ये सब चीजें, युद्ध वगैरह करना, इसको कोई नहीं, जो इसको अच्छा लगता था वो करता था। लेकिन जो मिहिर कुल था वो संस्कृत को भी अपने फॉलो करता था। जैसे अभी आप देखेंगे कि हर एक यहाँ पे तो कास्टिज्म चल रहा है इंडिया में, कि बिरादरीवाद चलती है, या फिर आप देखेंगे कि प्लेस वाइज चलता है कि आप किस प्लेस पे बिलोंग करते हो, तो उसकी संस्कृति वैसी ही है, ठीक है। नॉर्थ इंडिया की अलग, साउथ इंडिया की अलग, हर जगह की क्या है, अलग अलग संस्कृति है। तो ऐसे ही ये भी क्या करता था, अपने संस्कृत को क्या किया, फॉलो करते हुए क्या करता था, आगे चलता था, ठीक। फिर इसके बाद ये इनके जाने के बाद ये भी क्या हो गया, खत्म हो गया, यानी हुन वंश खत्म हो गया। कह रहा है मौखरी राजवंश के बारे में हम थोड़ा बात करते हैं। कह रहा है इनका जो एक तरह से स्थल था वो कन्नौज था। आपको मालूम है कन्नौज यूपी में पड़ता है, ठीक है। यूपी में कन्नौज पड़ता है, वहां पे क्या किए ये लोग, आकर के रुके, ठीक है, कन्नौज में। अब कह रहा ध्यान से देखेंगे, मगध के कुछ हिस्सों को भी ये लोग क्या कर जाते हैं, जीत जाते हैं, ठीक है। लेकिन इनका जो विशेष स्थान था वो कन्नौज था, यूपी, उत्तर प्रदेश। इनको ना मगध से ज्यादा उत्तर प्रदेश से लगाव था, ठीक है, कि इनको ये था कि नहीं उत्तर प्रदेश अच्छा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू क्या, मगध। तो मगध के कुछ हिस्सों पर जीतते हैं, लेकिन रहते कहाँ हैं, कन्नौज में, यानी अपना धीरे धीरे डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। इसका संस्थापक जो था वो हरिवर्मा था, ठीक है, हरिवर्मा इसका संस्थापक था। जब ये हरिवर्मा मर जाता है, यानी हट जाता है, तो इसका पुत्र आदित्य वर्मा फिर क्या करता है, राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है, राजगद्दी पे बैठता है, ठीक है। माता का नाम, आदित्य वर्मा के माता का नाम है भट्टारिका देवी, यानी हरि वर्मा की जो वाइफ है, पत्नी है, वो कौन है, भट्टारिका देवी है, ठीक है। चलिए, और इसका आदित्य वर्मा का विवाह जो होता है वो हर्ष गुप्ता, याद रखना ये लोग शादी गुप्त वंश वालों से ही किया है। देखो गुप्त डायनेस्टी खत्म हो गई, लेकिन अब जो जो बचे हैं वो थोड़ी मर जाएंगे। तो कह रहा है ये राजकुमारी थी, गुप्त काल की ये बोल सकते हैं, उन समय की थी, उन एक राजकुमारी जिनका नाम था हर्ष गुप्ता। इस शादी कर लेता है आदित्य वर्मा, और इससे एक बेटा पैदा होता है जिसका नाम था ईश्वर वर्मा, ठीक है, ईश्वर वर्मा। फिर ईश्वर वर्मा का जो बेटा होता है सबसे लास्ट, वो ईशान वर्मा होता है। लगभग 550 ईस्वी से लेकर के 574 ईस्वी तक ये क्या करता है, राज करता है, ठीक है, ध्यान से देखना, राज करता है। अगर इनकी वंश की मैं बात करें तो ये लोग तीसरे वंश तक जाकर के क्या हो जाते हैं, चौथे वंश तक खत्म हो जाता है। कौन सा, मौखरी राजवंश, ठीक है। और शादी कहाँ किए हैं लोग, गुप्त काल वाले जो थे, यानी कि जो हर्ष गुप्ता थी वो गुप्त डायनेस्टी से क्या करती थी, बिलोंग करती थी। यानी जो रिश्ता है ये लोग गुप्त काल वाले से भी क्या करते आ रहे हैं, रखते आ रहे हैं, ठीक है। शादी करने में कोई हर्ज नहीं, ये लोग शादी उसमें ही करते आए, ठीक है। चलिए, ईशान वर्मा के बाद यानी 574 के बाद ये कहानी क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, ठीक है। फिर आ जाता है मैत्रक राजवंश, ठीक है। याद रखना, मैत्रक राजवंश के जो एक तरह से संस्थापक है वो भट्टारक हैं, ठीक है, जो गुप्त काल में सैनिक थे। याद रखना, ये गुप्त काल में क्या थे, गुप्त काल के जो राजवंश थे आपके, ठीक है, समुद्रगुप्त या उनका जो बेटा है सब कुछ, तो उन सब में क्या थे, चंद्रगुप्त प्रथम, ये सब द्वितीय, ठीक है, इन सब में ये गुप्त काल के क्या थे, एक सैनिक थे, ठीक है। फिर जब वो गुप्त काल खत्म हो गया तो ये खुद अपना क्या कर लिए, एक राजवंश बना लिए, ठीक है। और ये शासन कहाँ पे किए, गुजरात में, ठीक, गुजरात में शासन किया, मतलब गुजरात को जीता और वहां पे शासन किया। और ये बौद्ध धर्म का क्या था, अनुयायी था, यानी बौद्ध धर्म को क्या करता था, मानता था, ठीक, बौद्ध धर्म को क्या करता था, मानता था। इसके बेटे का नाम था क्या, धरसेन, ठीक, इसके बेटे का नाम क्या था, धरसेन। धरसेन के बेटे का नाम था, जब धरसेन फिर क्या बनता है, धरसेन बनता है राजा। जब भट्टार हट जाते हैं तो धरसेन बनता है क्या, राजा। फिर धरसेन के बाद द्रोण सिंह बनता है राजा, ठीक है। और द्रोण सिंह किसको मानता था, ये भी इसका नाम दूसरा नाम था बुद्धगुप्त, ठीक है। अब ये आता है, इसका बेटा फिर से आता है कौन,
ध्रुवसेन बनता है प्रथम। ये अपने आप को क्या किस उपाधि से किया था, किस उपाधि से, कौन सी उपाधि धारण की थी, परम टारकपी दानुत्यात, ठीक है। ये अपने खुद को ऐसा इस उपाधि से क्या किया था, धारण किया था, ठीक। चलिए इसके बाद आता है चौथे नंबर का पुष्यभूति राजवंश, ठीक। पुष्यभूति राजवंश आता है, जो इसके संस्थापक थे प्रभाकर वर्मन, याद रख लेना। इसकी राजधानी दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली थी, ठीक है, पूरी पूरी दिल्ली में। और ये उपाधि अपने आप को भट्टारक महाराजाधिराज, ठीक है, भट्टारक महाराजाधिराज की उपाधि क्या किए थे, ये धारण किए थे। मौखरियों के साथ विवाह संबंध था, इनका जो रिलेशन था वो मौखरियों के साथ था, ठीक है। मौखरी जो थे, मौखरी वंश वाले ये वाले, इनमें क्या किए थे ये लोग, शादी विवाह अपना करते करवाते थे, ठीक। ये अलग अलग जगह पे सब लोग राज कर रहे हैं, याद रख लेना। अब ऐसा मत सोचना कि अलग अलग टाइम है, एक ही साथ सब कर रहे हैं, ठीक। दूसरा कह रहा है हर्षवर्धन जो थे वो इसी गोत्र के थे, इनके बारे में भी जिक्र होगा आपको बाद में, ठीक। अब आ जाता है गौड़ राजवंश, याद रखना जब गुप्त काल खत्म हो जाता है तब 5 महाराज जो था यानी राजवंश जो थे उनका ये उदय होता है। तो उसमें से सबसे लास्ट आते हैं गौड़ राजवंश, ठीक है। गौड़ राजवंश ये पूरे बंगाल पे क्या किए, शासन किए, ठीक है। और बंगाल उस समय सबसे मतलब एक तरह से सबसे छोटे राज्य पे क्या किए ये लोग, क्या किए, अपना राजा बनाए, यानी वहां पे शासन किया, ठीक। सबसे छोटे राज्य पर अधिकार किया, यानी बंगाल, यानी कहने का मतलब है इनका जो एरिया था बहुत कम था, ठीक है, एज कंपेयर टू बाकी के जो 4 है। अब कह रहा है सबसे शक्तिशाली जो राजा था इसका गौड़ राज्य का, वो उसका नाम था सासांक, ठीक है। सासांक ने मौखरियों को हराया था, ठीक है। सासांक ने क्या किया था, मौखरियों को पराजित किया था, ठीक। तो ये 5 जो थे हमारे गुप्तोत्तर काल के बाद के जो 5 थे, मैंने 5 को क्या किया, समझा दिया। आई होप इन 5 को आपको समझ में आया होगा, जो मैंने 5 बताया आपको सारा का सारा चीज क्या आया होगा, समझ में आया होगा। क्योंकि देखो कि मैंने एक एक करके आपको समझाया, ऐसा नहीं कि कहीं पे कोई दिक्कत होना चाहिए, सब कुछ मैंने समझाया, इससे बाहर का नहीं आने वाला है, ठीक है। बहुत सारी चीजें आप कभी सुने नहीं होंगे, फिर भी मैंने आपको वो चीज जितना कम से कम हो सकता है उतना ही। और बच्चे कम से कम पढ़ना चाहते हैं, देखो कम पढ़ो बट अच्छा पढ़ो। अब ऐसा नहीं कि ज्यादा पढ़ो बेकार पढ़ो, फालतू की चीजें पढ़ के कोई मतलब नहीं है। जो एग्जाम में आने वाला है एग्जैक्ट वही पढ़ो। तो मैंने क्या किया, पूरा का पूरा ये चीज आपको समझाया, ठीक है यार। अगर वीडियो समझ में आ रहा होगा तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो। अब हम क्या करेंगे, इसके आगे जो हमारा कश्मीर का जो इतिहास है हम वो आपको आज स्टडी करा दे रहे हैं, बता दे रहे हैं। अब देखते हैं हम लोग उत्तर भारत के प्रमुख राजवंश, ठीक है। उत्तर भारत में कौन कौन प्रमुख राजवंश थे उसके बारे में थोड़ा सा जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि एक लेक्चर तो ऑलरेडी ओवर हो गया है, दूसरा मैं आज आपको पढ़ा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए कश्मीर के राजवंश, सबसे पहले कश्मीर के राजवंश के बारे में हम लोग देखते हैं। उस समय जो कवि थे वो कल्हड़ थे, और कल्हड़ ने किसकी रचना की थी, राज तरंगिनी की क्या की थी, रचना की थी, ठीक है। उस समय जो शासन कर रहे थे वो कौन थे, जय सिंह थे, ठीक है। कौन, जय सिंह क्या थे, ये लोहार वंश के अंतिम शासक थे। उसी समय कल्हड़ ने किसकी रचना की थी, राज तरंगिनी। राज तरंगिनी है क्या, ये कश्मीर, इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में पूरी जानकारी है, बहुत सारी चीजें कश्मीर के हिस्ट्री के, यानी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर, पूरी की पूरी डिटेल वगैरह सब कुछ राज तरंगिनी में समझाया गया है। यानी कश्मीर का इतिहास के बारे में पूरी की पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। ये कब किए थे, 1148 ईस्वी के आसपास। कल्हड़ क्या थे, चंपक के पुत्र थे, और चंपक कौन था, कश्मीर का प्रधानमंत्री। कश्मीर के प्रधानमंत्री का नाम चंपक था, चंपक के बेटे कौन थे, कल्हड़ थे। इसके बाद कौन सा आ जाता है, कारकोट वंश आ जाता है, थोड़ा सा मैंने आपको जिक्र किया, ठीक है। इसके संस्थापक दुर्लभ वर्धन थे, ठीक। कह रहा है कि गानंद वंश के शासक बालादित्य की हत्या, दुर्लभ वर्धन ने क्या कर देते हैं, जो गानंद वंश के शासक थे बालादित्य, उसकी हत्या करने के बाद ही कारकोट वंश की क्या किए थे, स्थापना किए थे। कन्नौज के शासक जो हर्षवर्धन थे, कन्नौज के शासक, उनके समकालीन माने जाते हैं, मतलब ये जब राजा थे तब ये भी क्या थे, उसी समय राजा थे, ठीक है। हेनसांग जो था वो 2 वर्ष कहाँ कब बिताया था, इनके ही जब ये राजा थे तभी 2 वर्ष बिताया था, ठीक है।
कोई दिक्कत? आगे हेनसांग ने 2 वर्ष बिताए थे, याद रख लेना, किसके? कारकोट वंश के शासन काल में, ठीक। और कह रहा है कि कौन सी उपाधि धारण किया था? तो प्रतापादित्य, प्रतापनगर की रचना भी इसने किया था, यानी प्रतापादित्य की उपाधि धारण किया था और प्रतापनगर जो था उसको बसाया भी यही था, ठीक। शासक इसके कौन कौन थे? चंद्रापीड़ थे, वज्रदादित्य थे, और इसको तारपीड़ के नाम से भी जाना जाता है। उदयादित्य थे, इसको मुक्तिपीड़ के भी नाम से जाना जाता है। लास्ट वाला ललितादित्य था और सबसे शक्तिशाली यही लास्ट वाला था, ललितादित्य। बहुत सारे युद्ध किए और जीता भी। ये कह रहा है यशोवर्धन के साथ मिलकर तिब्बतियों को हरा देता है, ठीक है, बहुत दिमागदार था। दूसरे राजा से मिलकर भी क्या करता है? दूसरे से युद्ध लड़ जाता था, ताकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, जितने ज्यादा से ज्यादा आप मिलेंगे उतने ज्यादा पावर आपका बढ़ेगा। तुर्की और कंबोज को भी इसने क्या किया था? हराया था, ठीक है, याद रख लेना। और दूसरी चीज क्या है? वर्मन के साथ तो तिब्बतियों को हराया था, उसके बाद यशोवर्मन को भी क्या कर देता है? हरा देता है, ठीक है। इनको हरा करके इनका राजपाट जीत लेता है, ठीक। कश्मीर का जो सूर्य मंदिर है, यानी सूर्य के जो लिए मंदिर बना हुआ है, मार्तंड मंदिर, वो यही बनाया था। किसने बनाया था? ललितादित्य ने बनाया था, ठीक है। इसकी मृत्यु ठंड से हो गई थी, यानी ठंडी जम्मू कश्मीर में बहुत पड़ती है, इसलिए इसकी मृत्यु ठंडी से हुई थी। और इसका जो अंतिम शासक था वो कौन था? जयापीड़ विनयादित्य था, ठीक है। उसके बाद वो डायनेस्टी खत्म हो जाती है। फिर आता है उत्पल वंश। कह रहा है इसके संस्थापक अवंती वर्मन थे, जो 855 ईसा पूर्व में, सॉरी ईस्वी में क्या किए थे? इसके संस्थापक किए थे, यानी ये डायनेस्टी चालू हो गई, उत्पल वंश, ठीक है। अवंती नगर की स्थापना भी किया इन्होंने। फिर कह रहा है इनके मरने के बाद इनका बेटा और इनकी पत्नी सुगंधा दोनों साथ में क्या किए? शासन किए, ठीक है। इसके बाद शंकर बर्मन क्या होता है? सॉरी, हाँ, शंकर बर्मन बनता है क्या? राजा। कह रहा है इसके बाद क्षमेंद्रगुप्त, ठीक है, क्षमेंद्रगुप्त शासन करता है। शादी किससे करता है? विद्या। विद्या कहाँ की राजकुमारी थी? लोहार वंश की क्या थी? ये राजकुमारी थी। फिर आता है लोहार वंश। लोहार वंश यही था, जयसिंह, ठीक है, काल वाला। तो कह रहा है संग्राम राज ने इसकी क्या किया था? स्थापना किए थे। 1003 ईस्वी में बना था ये, ठीक। मोहम्मद गजनबी, यानी महमूद गजनबी से भी क्या किए थे? युद्ध लड़े थे। कौन? संग्राम राज। अनंत व उसकी पत्नी सूर्यमती, ठीक है, ध्यान से देखना। इसके मरने के बाद अनंत और इसकी पत्नी जो थी, ये दोनों मिलकर के क्या करते हैं? राज करते हैं, शासन करते हैं। फिर अब बाद में अनंत क्या कर लेता है? आत्महत्या कर लेता है, ठीक है। फिर नया राजा कौन बन जाता है? हर्ष बनता है, ठीक है, जो कि सबसे ज्यादा बलवान था लोहार वंश का, ठीक है। और अंतिम शासक कौन था? जयसिंह था। और जयसिंह के शासन काल में ही कल्हड़ ने राजतरंगिणी की क्या की थी? रचना की थी। और कल्हड़ यानी लोहार वंश में ही क्या किए थे? राजतरंगी की रचना किए थे। और कल्हड़ क्या थे? कल्हड़ चंपक के बेटे थे। चंपक जम्मू कश्मीर के, यानी कश्मीर के क्या थे? प्रधानमंत्री थे, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको मेरा वीडियो समझ में आया होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसी वीडियो हम आपको रोज़ लेकर के आएंगे। मेरे वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम हो, कुछ न समझ में आए, तो प्लीज़ कमेंट में लिखें कि ये चीज़ें आप अच्छे से एक्सप्लेन नहीं किए। जो भी मतलब मेरी अच्छाई बुराई जो भी चीज़ें हैं, आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। कल फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर और नए वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।